विवेकीकरण के जहां अधिकांशतः हम सकारात्मकता के रूप में लाभ की बात करते हैं, वहीं कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो उनके दोष को भी बताता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि विवेकीकरण के ऐसे कौन कौन से दोष हैं जो उत्पन्न होते हैं। एकाधिकार का भय, आपने ये शब्द सुना होगा, एकाधिकार, मोनोपोली। एकाधिकार का तात्पर्य होता है कि किसी उत्पादन श्रृंखला में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में केवल एक उत्पादक का होना। बच्चों, जब पूरे अर्थव्यवस्था में केवल एक उत्पादक होगा तो स्वाभाविक है कि वो दो प्रकार की रणनीति बना सकता है, कम कीमत पर वस्तु बेचना या तो अधिक लाभ पर वस्तु बेचना। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उसका उत्पादक केवल वही व्यक्ति है। तो जब किसी उद्योग में लगातार आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है, खासकर किसी एक उद्योग में, तो बाकी उद्योग उनसे पिछड़ने लगते हैं और वह उद्योग एकाधिकार की स्थिति में आ जाता है। तो जब वह एकाधिकार की स्थिति में आ जाए और उसने कौन सी रणनीति अपनानी चालू कर दी, अधिक लाभ पर वस्तु बेचना, तो इससे केवल उत्पादक को लाभ होगा, इससे ना बाकी औद्योगिक जगत को लाभ होना है, बल्कि उपभोक्ता को भी वो वस्तु अब अधिक कीमत पर मिलेगी, राष्ट्रीय आय में भी कमी होगी, राष्ट्र को मिलने वाला लाभांश भी कम होगा। तो जब हम विवेकीकरण को अपनाते हैं तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। संपूर्ण औद्योगिक कार्य प्रणाली एक डिपार्टमेंट या विभाग के तौर पर कार्य करता है। हमने इसके पहले समझा था कि कैसे एक सबसे ऊपर सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, उसके नीचे कर्मचारी होते हैं, उसके नीचे श्रमिक होते हैं। तो एक प्रकार की श्रृंखला उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर बनती है। कोई भी उद्योग अपने कार्य में सफलता हो पाता है जब इन विभागों के बीच में सामंजस्य हो, अर्थात एक विभाग दूसरे विभाग पर नियंत्रण भी करता हो या उनके आदेशों को मानता भी हो। तो जब वो विभाग एक साथ कार्य नहीं करते, जब उनमें सामंजस्य की कमी होती है या उनमें तालमेल नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में असहयोग की स्थिति निर्मित होती है, जो कहीं न कहीं उद्योग के उत्पादन को कम करता है या उद्योग के प्रत्यक्ष उद्देश्य को भी प्राप्त करने में असफल होता है। तो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण दोष हुआ असहयोग की भावना। कि यंत्रीकरण के अंतर्गत हम पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का उपयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पर पुरानी मशीन का तात्पर्य वह पूरी तरह से खराब मशीन नहीं है, बल्कि उनके उत्पादन करने की क्षमता नई मशीनों की तुलना में कम है। तो जब हम नई मशीन का प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पुरानी मशीनों को उत्पादन से हटा देते हैं। इससे दो नुकसान होंगे। सबसे पहले नुकसान ये होगा कि वह मशीन अब और उपयोग में नहीं लाया जाएगा। दूसरी ओर उन मशीनों को खरीदने में हमने जो पूंजी लगा रखी थी, अब वह पूंजी भी व्यर्थ हो जाएगी। तो कहने का अर्थ निकला कि नई मशीनों के आगमन से जो पुरानी मशीन है उनकी उपयोगिता का समाप्त होना और उन पर लगी हुई पूंजी का भी प्रभावी रूप से अप्रभावी होना, ये दोनों नुकसान हमारे उद्योगों के विवेकीकरण के उपरांत उत्पन्न होता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है लघु और कुटीर उद्योगों पर प्रभाव। लघु या कुटीर उद्योग का तात्पर्य हम सामान्य अर्थ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्योग को लेते हैं जिनमें पूंजी कम लगती है और जिन्हें हम स्थानीय तौर पर उत्पादन के रूप में अपनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में झाड़ू बनाना, बांस की टोकरी बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, जब हम विवेकीकरण अपनाते हैं तो स्वाभाविक है कि विवेकीकरण के अंतर्गत जब यंत्रीकरण होता है तो जो काम हम मानवीय श्रम के रूप में करते हैं वो काम पूरी तरह के
तो वह काम पूरी तरीके से बृहद मशीनों से होने लगा। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हम बांस के बने हुए विभिन्न प्रकार के वस्तुएं उपयोग करते थे, वह हम मशीनों के द्वारा बनाई जाने लगी है। खासकर उसका रूप बदल गया है। जैसे ये बांस से बना होता है और बड़ी मशीनों से बनी हुई वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो वस्तुएं अभी तक हम जो गांव में या स्थानीय तौर पर हम ले पाते थे, वह बिकना बंद हो गया और उसका स्थान बृहद मशीनों से बनने वाले वस्तुओं ने उसका स्थान ले लिया। तो ऐसा होने से जो लघु और कुटीर उद्योगों का उत्पादन भी समाप्त होगा और उन उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो यह हमारे विवेकीकरण का सबसे बड़ा दोष है।